इस बीच सिलीगुड़ी शहर में काफ़ी ऐसे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और पिछले बीते कोविड के टाइम में भी हमने देखा था कि सिलीगुड़ी शहर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के काफ़ी सारी बातें जो है वो सामने आती है। हम दफ़ा दफ़ा इसके विषय को लेकर के न्यूज़ भी कवर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, हम बातचीत करेंगे रमेश साजी से, लेकिन हम आपको बता दें पहले, नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए चेयरमैन या के चेयरपर्सन जो है डॉक्टर रमेश साजी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव में। नमस्कार सर। इस बीच देखी जा रही है कि बहुत सारी केसेस जो है वो आए दिन लगातार रूप से देखने को मिलती ही रहती है और हम भी देखते हैं कि आप इन सभी चीज़ों में काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं, जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर पहुंचते भी हैं। इन सभी को लेकर के क्या कहेंगे? ये नर्सिंग होम के बारे में आपने बता रहा था। सिलीगुड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट का द्वार है और कलकत्ता के बाद में सिलीगुड़ी का नाम आता है जी। लेकिन सबसे दुखद चीज़ ये है कि सिलीगुड़ी में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी बदनामी सिलीगुड़ी का हो रहा है। सिलीगुड़ी में बहुत सारे नर्सिंग होम खुल रहे हैं, अभी भी खुल रहे हैं और अभी तो यहाँ क्या हो गया कि पूरी बिजनेस हो गया स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से केसेस सब आते हैं ह्यूमन राइट्स में, या तो बिलिंग का हो, बिल ज़्यादा हो गया इसका खबर आता है, कभी डॉक्टर का नेग्लेंसी का आता है, कभी रिपोर्ट का आता है, ये आए दिन का समस्या है। बिल्कुल। और इसको लेकर के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोगों ने बहुत साल से हम लोग आवाज़ भी उठाए, बहुत रोगी परिवार को हम लोगों ने मदद भी किया, बिलिंग माफ़ करवाया, लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा? बिल्कुल, इसका भी सीमा होना चाहिए। जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, बहुत सारे करप्शन के केस होते हैं, बहुत सारे केसेस रहते हैं, लेकिन हम अगर ये नर्सिंग होम और बीमार लोगों के केस में अगर उलझ जाएंगे तो बाद बाकी काम कैसे करेंगे? ये बहुत दुखद विषय है और इसको आप लोगों ने उठाया और इसके लिए उठाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। इन सभी के बीच में देखा जाता है कि ये समस्या एक दो दिन की नहीं है, हमेशा ही, मतलब हर महीने अगर कहें तो ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं आती है, लेकिन कुछ एक सामने आती है और बाकी सब जो है वो सामने नहीं आती। आखिर समस्या कहाँ होता है? देखिए, समस्या मैं बता रहा हूँ आपको कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार जितने भी डंका पीट ले कि स्वास्थ्य विभाग राज्य में बेहतर है, हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग क्या, ये दुनिया देख रही है कि स्वास्थ्य विभाग में लोग भिखारी बन रहे हैं। स्वास्थ्य विषय में जो रोगी को मेडिकल में अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहाँ की स्थिति जर्जर है। रोगी जाएगा तो कहाँ जाएगा? विवश होकर के उसको नर्सिंग होम में जाना पड़ता है और नर्सिंग होम वहाँ मनमानी करता है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा, बाल बच्चों के लिए कमाया हुआ पैसा 2 दिन 4 दिन में सारे पैसा लूट लेते हैं नर्सिंग होम। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है? और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में संसाधन जो है वो पर्याप्त नहीं है रोगी के लिए। बिल्कुल, ये स्थिति लेकिन काफ़ी सारी देखी जाती है, हमेशा ही देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं मिल नहीं पाती है या फिर कुछ कमी रह जाती है, जिसके वजह से एक तो लंबी कतारें रहती है वहाँ पर, सरकारी होने के नाते काफ़ी लोग जाते हैं और उसके बाद फिर वो नहीं दिखा के प्राइवेट अस्पतालों में भी चले जाते हैं। बहुत सारे जो विषय है, बहुत कठिन परिस्थिति है सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में तो एक जो है कर्मचारी है, वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है। बहुत सारे रोगी की तरफ से हम लोग के पास में खबर आता है, जब हम लोग अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं
तो टेलीफोन नहीं उठाते हैं। अगर मोबाइल से जो रोगी परिवार से बोलते हैं कि आप हमसे बात कराइए, तो बोलते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। कौन है, कौन किससे बात करना है, हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसा व्यवहार चलता है सरकारी अस्पतालों में। तो लोग तो विवश हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में कराने के लिए, वो भी जो सक्षम है सिर्फ वो। देखिए, इसमें बात ये ट्रीटमेंट का बात मैं बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक सही होता है, उसका अभी विषय मैं बोला नहीं अभी। क्योंकि जो स्थिति अभी नर्सिंग होम का जो हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉर्मल पेशेंट अगर जाता है तो उसको टेस्ट होता है, टेस्ट में कुछ और बता दिया जाता है, रोगी परिवार डर जाता है, भर्ती कर देता है या ऑपरेशन कर देता है। लेकिन अगर कोई चालाक जो चालाक है या उसको विश्वास नहीं होता है नर्सिंग होम पर, या तो दूसरे जगह ले जा करके फिर टेस्ट कराता है, तो टेस्ट में भी फर्क आता है। ये बहुत सारे केसेस हम लोग के पास में है, हम लोग ने भी देखा है जी। एक लड़का का आज से कम 2 साल हुआ, एक लड़का एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने वहाँ पर बताया कि इसका जो है ये खून का रिसाव हो रहा है पैर में। डॉक्टर ने वो उसको जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने गार्जियन को ये बताया कि अगर आप इसका जो है ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो ये लड़का कोमा में चला जाएगा। अगर ऑपरेशन अगर सही समय पर नहीं हुआ तो पैर काटना भी पड़ सकता है। तो ये केस जब मेरे पास में आया, उसका माँ रोते आई मेरे पास में और वो कहने लगी कि मेरे बच्चे का जो है पैर आप बचा लीजिए सर। तो मैंने पूछा कि किस हॉस्पिटल में है, तो एक नर्सिंग होम का नाम बताया और मैं वहाँ पर गया। अच्छा। तो डॉक्टर को मैं अपना परिचय दिया नहीं, लेकिन डॉक्टर ने जो गार्जियन को बताया था वही चीज़ मुझे भी बताया। मैंने कहा कि ना ऑपरेशन नहीं होगा, आप पेशेंट को निकाल दीजिए। उस पेशेंट को मैंने एम्स में भेजा और मैं भी गया। 7 दिन रखा एम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 7 दिन रखा, 7 दिन में 6 से 7 बोतल खून दिया गया उस लड़के को। ऑपरेशन करना नहीं पड़ा, पैर उसका ठीक है, आज में वो टोटो चलाता है। इन सभी मुद्दों पर गवर्नमेंट जो है वो चुप्पी क्यों साधी रहती, वो सब एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने आज से 2-3 साल पहले जब जब इस नर्सिंग होम के बारे में बहुत सारे केसेस जो उजागर होने लगे, उसके बाद में उन्होंने कानून बनाया था, समिति बना, कमेटी बना। लेकिन वो कमेटी कहाँ है, समिति कहाँ है, पता नहीं है। और कोई भी प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जहां स्वास्थ्य सेवा जो है बेहतर हो और शिक्षा का व्यवस्था बेहतर हो। सिलीगुड़ी का जो नर्सिंग होम है बहुत रिक्स है। बहुत सारे नर्सिंग होम है, सब नर्सिंग होम को मैं नहीं बता रहा हूँ। कुछ नर्सिंग होम ऐसे हैं जो पूरी व्यवसाय कर रहे हैं रोगी को लेकर के। बिल्कुल, यही प्रश्न हम आपसे पूछने वाले भी थे कि पहले देखा जाता था कि लोग डॉक्टरी पढ़ते थे तो एक भगवान रूपी लोग डॉक्टर को कहते थे, पूछते थे। लेकिन अभी ये सारे जितने भी घटनाएं सामने आ रही, उससे ऐसा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि बिजनेस की तरफ चल रही है ये डॉक्टरी। तो आप क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूं कि अभी तो पेशेंट, ये सेवा भाव तो है ही नहीं कि एक पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आया और इस पेशेंट को मैं किसी तरीके से मुझे ठीक करना है, ये नहीं है। ये वहाँ देखा जाता है कि एक पेशेंट आ गया और इसके बैकग्राउंड में कितने पैसे हैं, इनके गार्जियन के पास में कितने पैसे हैं, कितने प्रॉपर्टी हैं, उस आधार पर उस जो रोगी है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो मैं अभी बता दूं कि एक सिक्किम का पार्टी अभी हाल फिलहाल में उसको निमोनिया हुआ था और एक नर्सिंग होम में वो भर्ती था सिलीगुड़ी। अच्छा। और वो नर्सिंग होम में टेस्ट हुआ कोविड का, कोविड नहीं था। उसने एक न्यूरो हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में लेकर भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में 1 दिन रखा, सुबह भर्ती किया, शाम को बोला कि सर आप छुट्टी कर दीजिए, पेशेंट को मैं मेडिकल ले जाऊंगा।
उस नर्सिंग होम ने मना कर दिया कि नहीं करूँगा। दूसरा दिन में फिर हंगामा किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप पेशेंट को छोड़ दीजिए, मैं ले जाऊंगा मेडिकल। बिल बना 2,30,000 रुपया का। अच्छा। 2 दिन में मुझे खबर गई, मैं गया वहाँ पर मैनेजमेंट के साथ, मैंने खोजा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कोई नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ। मैंने सबसे पूछा कि आप कम से कम मैनेजमेंट कौन है, मैनेजर कौन है, कोई किसी ने नहीं बताया। आप अपने एक्सपीरियंस में इतने सारे कामकाज करते हैं, देखते हैं हम लोग, इस बीच अगर हम कहें कि सिलीगुड़ी की जो अभी की स्थिति देखी जा रही है, एक प्रश्न तो मैं आपसे लूंगी कि एक अस्पताल में एक रिपोर्ट दूसरे अस्पताल में जाते ही, हालांकि पेशेंट वही रहते हैं, रिपोर्ट चेंज हो जाती है। ये प्रश्न लेने से पहले ठीक मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी जो स्थिति बन रही है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सही है, या फिर जो लोग साउथ में जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल सही आपने ये इस मुद्दे को उठाया है। सिलीगुड़ी में ट्रीटमेंट कराना और सिलीगुड़ी नर्सिंग होम में भर्ती होना जान का पूरी खतरा है। आए दिन हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं नर्सिंग होम के विरोध में। अब मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग होम पेशेंट लाने के लिए दलाल भी रखा है। आप चले जाइए किशनगंज, इस्लामपुर, चोपड़ा, छोटे छोटे जो गांव है, छोटे छोटे जो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, उन लोगों से सारे कांटेक्ट है। और झोला छाप डॉक्टर, यहाँ पे ये जो बात आ रही है सामने, वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं? देखिए, छोटा मोटा डिग्री ले लिया, या कोई हॉस्पिटल में या कोई दवा दुकान में कोई काम कर रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, दवा का एक्सपीरियंस हो गया, वो जा करके छोटे छोटे गांव में एक ठो क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं। तो वहाँ के वो डॉक्टर बन गए। अच्छा। जो किसान उसान है वहाँ पर, उन लोग का जो ट्रीटमेंट करता है, जो पेट दर्द होता है, पेट का दवा दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, डॉक्टर हो गया, वहाँ डॉक्टर बन गया। अब उस गांव में कोई सीरियस पेशेंट हो गया तो उन्हीं के पास में आएगा। अब वो जो है सिलीगुड़ी के कुछ नर्सिंग होम से वो उनके कांटेक्ट है, तो वो वहाँ से एम्बुलेंस करके उस नर्सिंग होम में भेज देते हैं। तो ये सब चल रहा है सिलीगुड़ी में। तो सिलीगुड़ी का नाम पूरी बदनाम हो गया अभी ट्रीटमेंट के नाम पर। तो मैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी यही प्रार्थना है कि कम से कम सिलीगुड़ी का जो नर्सिंग होम है, इन लोगों का जो है जांच होना चाहिए। और हम लोग ने पहले भी डिमांड किया था। अब आईसीयू का देखिए, आईसीयू में जब पेशेंट चला जाता है, सारे लोग रोगी वाले बोलते हैं कि 20,000 रुपये का दवा लग गया, 30,000 का लग गया, 50,000 का लग गया। तो आप बताइए कि 50,000 40,000 का दवा कैसे खिलाता है? मैं अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया कि किस तरीके से खिलाता है। और ये उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि अगर कोई बाय द वे जबरदस्ती कहेगा कि हमको बिल दिखाइए, तो वो ऐसा हिसाब से मैनेज किया हुआ है कि उसमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। अगर वही पेशेंट अगर वो नर्सिंग होम से जब छोड़ देता है तो घर में आप ले जा करके दवा जब देखा जाता है तो 1,000-1,500 रुपये का दवा होता है, उसमें 3 टाइम ये खाइएगा, 2 टाइम ये खाइएगा। लेकिन वही पेशेंट जब आईसीयू में रहता है तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का दवा कैसे चलता है? तो हम लोग ने पहले ये भी डिमांड किया था कि कम से कम आईसीयू में सीसीटीवी का व्यवस्था होना चाहिए, और ताकि चीजें जो होना चाहिए। दूसरा, जब रोगी भर्ती हो जाए आईसीयू में है तो एक गार्जियन का, एक आदमी का निगरानी वहाँ पर मिलना चाहिए कि उसका क्या दवा चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या टेस्ट चल रहा है, सारा चीज़ का उसका जानकारी होना चाहिए। ये तो है नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि हम जैसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना सही है या फिर साउथ में करवाना सही है? बिल्कुल साउथ में। मतलब यहाँ पे लोगों को ठगी की जा रही है? बिल्कुल ठगी किया जा रहा है, बिल्कुल। मैं सारे नर्सिंग होम का मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत कुछ नर्सिंग होम कह सकते हैं कि यहाँ पर गले पे चाकू रख के काटा जा रहा है लोगों को। बिल्कुल काटा जा रहा है। और यहाँ तो कितने लोग ये भी एक दफे के नहीं है, काफी सारे जो घटनाएं जो सामने आती रहती है। पुलिस स्टेशन में ऐसे कितने सारे रजिस्टर्ड होते हैं केस, आपके नॉलेज के हिसाब से? मैं बता दूं आपको,
अभी हाल फिलहाल में वो जो सिक्किम वाले केस था, एफआईआर किया गया, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। एक अनुमान के हिसाब से या फिर एक परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कुछ बताएं तो? ये होता ही नहीं है। एक तो मैं क्या बताऊं कि नर्सिंग होम का जो केसेस है वो थाने में बहुत कम जाते हैं। अगर बाई चांस अगर चले भी गए तो उस पर कितने कड़ी से कड़ी कार्रवाई होता है मुझे अभी तक पता नहीं है। कि बहुत नेगलेंसी केसेस भी हम लोग के पास में आया था। बहुत सारे केसेस जो है, ये बिलिंग का बहुत ज़्यादा केसेस है। ये सारे केसेस जो है, रमेश जी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रमेश जी से बातचीत कर रहे हैं और इनसे काफ़ी कुछ बातें जो है वो सामने आ रही है। और हो सकता है कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप में से भी किन्हीं के साथ हो सकता है कि ऐसी घटनाओं से आपको गुजरना पड़ा हो। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें फ़ोन करके भी नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप वीडियो जारी करके भी बता सकते हैं या फिर फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, रोगियों की जिंदगी को लेकर के खिलवाड़ होती है। जो रोगी होते हैं वो तो अस्पताल में अपने बेड में सोए रहते हैं, उनका चिकित्सा चल रहा होता है, लेकिन पेशेंट पार्टी काफी ना काफी इससे बहुत सारे जूझते रहते हैं। देखिए, एक लाइफ को बचाने के लिए परिवार तो अपना पूरा ताकत झोंक देता है, यहाँ तक कि गहना बेच देता है। बहुत सारे पेशेंट का मैंने देखा। ये एक और मैंने पेशेंट को रिलीज किया था एक हॉस्पिटल में, उसका 24 लाख का बिल हुआ था। 11 लाख वो अपना गहने बेच कर के, ज़मीन बेच कर के उसने पेड किया था। बाद बाकी पैसा वो पेड नहीं कर पाया और पेशेंट कोमा में चला गया। उसको ले जा कर के अपोलो ले जाना था, हॉस्पिटल छुट्टी नहीं दे रहा था। मैंने उसको रिलीज कराया, हॉस्पिटल वहाँ से अपोलो भेजा गया। अपोलो में भी वो मर गया। पेशेंट मर जाने के बाद में वहाँ भी 2,80,000 रुपये का बिल हुआ था। उस समय मैं दिल्ली में था, दिल्ली से फ़ोन करके पूरा फ्री करवाया मैंने। तो ये सारे केसेस जो है, ये एक रोगी के चलते में पूरे परिवार रोड पर आ जाता है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और इससे क्या है कि पूरी जनता जो है, गरीब जनता जो है, गरीब जनता कभी भी ऊपर तक नहीं जा सकता है। अच्छा, इसी पे अगर हम कानूनी तौर पर कहें या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, तो लॉ क्या कहती है कि अगर किसी भी पेशेंट की ऐसी मौत हो जाती है, परिवार पैसे ना दे, अब ये सबसे कठिन है। मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी पेशेंट को अगर नेग्लेंसी हुआ डॉक्टर के तरफ से, आपने केस किया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, तो आपको डॉक्टर ठीक करना होगा उस रिपोर्ट आपको केस लड़ने के लिए। और केस में वो रिपोर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि हाँ इसमें क्या नेग्लेंसी हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर के अगेंस्ट में जाता नहीं है। बहुत सारे ये केस और भी हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट तक एक आदमी का केस का स्टडी मैंने किया, तो उसने मुझे बताया कि सर आप एक डॉक्टर को व्यवस्था कर दीजिए। तब मुझे पता चला कि ये कितना कठिन है। अच्छा, बहुत कठिन है। अगर एक पेशेंट अगर ये जानबूझकर नेग्लेंसी से भी अगर डॉक्टर मार देता है, अगर इसको आप केस लड़ते हैं तो इसको साबित करने में आपको पूरा जिंदगी निकल जाएगा। एक चीज को सही, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई डॉक्टर ही सपोर्ट नहीं करेगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का विरोध में खड़ा नहीं होगा। अगर खड़ा होना भी चाहेगा तो आप वो पैसा मांगेगा, पैसा आप कहाँ से दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ना मामूली बात नहीं है, हाई कोर्ट में केस लड़ना मामूली बात नहीं है। एक तो पूरा एक पेशेंट के लिए पूरा संपत्ति हम बेच कर नर्सिंग होम को दे देते हैं और वहाँ से फिर केस लड़ने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि कितने कठिन हो रहा है इन सभी मामलों को देख के। ये तो आश्चर्य का बात है। मैं यही चीज अभी देखिए, ये जो ये आयुष्मान ये केंद्र सरकार ने दिया है 5 लाख रुपया के इंश्योरेंस। 5 लाख की जो इंश्योरेंस है वो स्वास्थ्य साथी राज्य सरकार की तरफ से, और उसके बाद है केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना। हाँ, ये 2 ठो है। तो केंद्र सरकार का तो हमारे बंगाल में लागू नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फिर अभी क्या ये योजना है स्वास्थ्य साथी। 5 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल, एक गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपये बहुत मायने रखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं
कि अगर नर्सिंग होम में साधारण बुखार होने के बाद 2,30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 3 लाख रुपया का बिल होता है, तो ये 5 लाख रुपये का क्या औकात है नर्सिंग होम में? आप मुझे बताइए। आप ये 5 लाख रुपया तो नर्सिंग होम का फायदा के लिए है कि वो 5 लाख रुपए तो 2 दिन में या 3 दिन में बिल बन करके 5 लाख रुपया हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए या फिर किसी के भी लिए ये 5 लाख अस्पतालों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा, बिल्कुल। आम लोगों को नहीं। मैंने तो बता दिया कि जब 2 दिन में 2 लाख 3 लाख रुपया का बिल हो रहा है, तो ये 5 दिन में तो 5 लाख रुपया चला गया। पेशेंट 5 दिन में क्या रिकवर हो जाएगा? और कोई बड़ा किसी का अगर जब ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, तो वो पेशेंट को 15 दिन 20 दिन रखना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए में हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार को देखना चाहिए कि हाँ, नर्सिंग होम ने ये बिल इतना बढ़ा करके क्यों दे रहा है। एक दिन का 1-1 लाख रुपया, अगर एक डॉक्टर अगर दिन में 3 बार देखता है तो 3 बार विजिट लेता है। 3 बार विजिट का भी मैंने देखा है, कितने लोगों का मैंने देखा है कि एक डॉक्टर अगर 3 बार अगर वो रोगी को देखने जाता है तो 3 बार भी उसका विजिट का पैसा लेता है। पर मरीज एक ही है, उनको देखेंगे 3 बार विजिट अगर करते हैं तो 3 बार अपनी वो फीस ऐड करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो भी उनको दवाई और भी है। आपको बताइए कि अगर जे एक रिपोर्ट, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया तो इनकम की जगह कहां पर है? टेस्ट। एक दिन में 5 बार 6 बार एक ही चीज का टेस्ट हो रहा है। अगर पूछ दिया जाए कि सर नहीं हम लोग का तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो 2-2 घंटा में टेस्ट होता है, इस तरीका से नर्सिंग होम लोगों का समझाते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार या केंद्र सरकारें जो है या फिर स्वास्थ्य जो मंत्रालय से हैं, वो लोग क्यों नहीं इस पर ध्यान देते? क्यों चुप क्यों है? आप लोग इस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? हमारी आवाज कौन सुनेगा? आप मुझे बताइए। सिर्फ रोगी का बात नहीं है। आप देखिए सिलीगुड़ी में ड्रग्स से बच्चे मर रहे हैं। आज भी मेरे घर में 2 आदमी आया था, सुबह आया था, बोला था कि कोई सेंटर बताइए, मेरे बच्चे ड्रग्स खाता है। 1 सप्ताह पहले बागडोगरा से एक लेडीज ने मुझे फ़ोन किया है कि सर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे एरिया में पूरा ड्रग्स बिक्री हो रहा है। क्या पुलिस प्रशासन नहीं जानता है? क्या पुलिस प्रशासन का पता नहीं है? एक अगर हेलमेट अगर कि कोई आदमी नहीं पहनता है तो ट्रैफिक में रोक करके उसको बेइज्जती किया जाता है। लेकिन वही जगह पर जहां बच्चे ड्रग्स खा करके मर रहे हैं, दारू शराब खुला बिक्री हो रहा है, पुलिस प्रशासन का नाक के नीचे में, तो पुलिस प्रशासन का क्या पब्लिक देखेगा? वो प्रशासन क्या सरकार नहीं देख रही है? सरकार को पता नहीं है कि नर्सिंग होम में, सिलीगुड़ी नर्सिंग होम में क्या चल रहा है? सिविल हॉस्पिटल का क्या पोजीशन है? मेडिकल का क्या पोजीशन है? सरकार को पता नहीं है। सरकार को क्या हमको बताना पड़ेगा कि हाँ मेडिकल में एक रोगी कुत्ते के साथ सो रहा है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा? ये जरूरत आप कह रहे हैं कि उन लोगों की है जो आसीन है अपने अपने पदों पर। हमारे दायरा जो है, हम सोशल वर्कर हैं, हम ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं। मेरा 32 साल हुआ लोगों का सेवा करते हुए, और मैं निस्वार्थ लोगों का सेवा करता हूं। और मैं भी आज मेरे जो पोजीशन है, मैं पोजीशन एक चित्रकार हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है मैं करता हूं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, नाम से मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन मैं ना तो मुझे धन संपत्ति से लालच है ना किसी से लालच है। मैं निस्वार्थ काम करता हूं, अपने पॉकेट का पैसा लगा करके रोगी के लिए बहुत सारे केसेस में लोगों का मदद करता हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी चीजों के पीछे जो जिम्मेदार हैं, उनको जो सत्ता पे आसीन है या फिर जो यहाँ पर लोकल पे रहते हैं, उनको बार बार सर्वे करना चाहिए और रिपोर्ट उक्त स्थान तक पहुंचाना चाहिए जो इन सभी चीजों को मैनेज करके ठीक कर सके। मैंने तो आपको बताया कि सरकार ने समिति बनाया है। कहाँ है समिति?
सिलीगुड़ी में किसके पास में हम जाएंगे? अगर सिलीगुड़ी में कोई एक नर्सिंग होम गलत करता है तो हम कहाँ जाएंगे? थाने में जाएंगे। थाने सवाल पूछता है कि এটা তো আপনারা কোথায় আসছেন, এটা তো আমরা কিভাবে করব। वहाँ पर समस्या होता है। अगर जो कमज़ोर आदमी होता है तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आप जाइएगा किसके पास में? मंत्री के पास में जाइएगा। मंत्री वो तो हॉस्पिटल वाला ही खुद बोलता है कि फलना आदमी का इसमें हम लोग जानते हैं, वो मेरा रिलेशन में है, ये बड़े आदमी मेरे रिलेशन में है, ये बड़े आदमी रिलेशन में है। मतलब आप साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि लोगों को गोल गोल घुमाया जाता है, परेशान किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कि उसको पता है कि मतलब इतने सारे अमाउंट हमारे हॉस्पिटल में क्या बिलिंग हो रहा है। ये पार्टी अगर कहीं पर जाता है तो वहां पर तो उसको तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं। ये पूछना चाहेंगे, इन सभी के पीछे जिम्मेवार कौन होता है? प्रशासन तो जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? यानी कि संबंधित प्रशासन जो है वो इन सभी का जिम्मेवार होता है। उनको इन सभी चीजों का स्थिति का जायजा लेना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि आखिर आपके लोकल अस्पतालों में या फिर संलग्न क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, घटनाएं, उसकी रिपोर्ट ले और उसके बाद अपने अपने जो सत्ता पे आसीन है, जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार है, आप उनको जाके बताइए। तब जाके आम लोगों की जन जन तक की जो समस्या है वो समाधान हो सकेगी। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे ये लेंगे कि एक अस्पताल में एक ही रोगी की रिपोर्ट अलग, दूसरे अस्पताल में उसकी रिपोर्ट दूसरी हो जाती है, ऐसा क्यों? तो मैंने तो यही बात बताया। तो देखिए, नर्सिंग होम पर विश्वास करना ही तो, मुझे तो विश्वास नहीं है। मैंने एक बात बता दिया कि एक नर्सिंग होम में एक लड़का को पैर काटने के लिए बोला जाता है, कोमा में चला जाएगा। वही पेशेंट को अगर जे हम लोग ले गए एम्स में, तो एम्स वाला तो कोई बोला, मैंने पूछा भी कि सर इसका क्या प्रॉब्लम है, पैर काटना तो नहीं पड़ेगा। मैंने किसने बताया? सिलीगुड़ी के एक डॉक्टर ने बताया, हॉस्पिटल ने बताया। तो वो भी आश्चर्य हो गया, एम्स वाले डॉक्टर भी आश्चर्य हो गए। चलता फिरता आदमी को कुछ नर्सिंग होम में जाने के बाद में डायलिसिस का भी परामर्श दिया है। वो आदमी थोड़ा चालाक था, वो मेरा रिलेटिव का ही आदमी था। तो उसने बोला कि अरे ये क्या बोल रहे हो, मुझे क्या हुआ ना, डायलिसिस करना पड़ेगा, आपका ये किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन वो निकल करके भले चंगे अभी घूम रहा है अभी 1 साल से। बताइए, जहां पर उनको बताया था कि पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो सरकार नहीं देख रही है, एक आदमी का जान का कीमत उन सभी नहीं है। डॉक्टरों को कैसे परमिशन मिलती है, या फिर वो क्या पढ़ाई करके आते जो उनको इस तरीके की डिग्रियां मिलती और फिर वो ऐसा सजेशन देते, फिर दूसरी जगह पर डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी उस क्षेत्र में भी थोड़ी सुधार होने की जरूरत है, आपको लगता है? मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर पहले सेवा भाव से लोग डॉक्टरी पढ़ते थे। आज के जो डॉक्टर है, मैं सब डॉक्टर का नहीं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं वो आज भी भगवान तुल्य हैं। बहुत सारे डॉक्टर से मैं भी परिचित हूँ। बहुत सारे डॉक्टर बहुत ध्यान से रोगी को देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अभी जो है पूरी व्यवसाय हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य सेवा जो है, ये बिजनेस पूरी बिजनेस हो गया है। और यही कारण है कि पैसे का भूख और पैसे का ललक इंसान को खा रहा है। आज गरीब कहीं का भी नहीं है। वो गरीब के लिए ना कोई सिविल हॉस्पिटल में बढ़िया है, ना मेडिकल बढ़िया है। नर्सिंग होम में जाता है तो उसका बचा खुचा जो है संपत्ति बेच करके जाना होता है, अभी उसका गारंटी नहीं है। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न आपसे ये लेना चाहेंगे कि लॉ क्या कहती है कि अगर कोई पेशेंट अगर मर जाते, उनके फैमिली में अगर पैसे देने के सक्षम ना हो, तो क्या उनको ऐसे ही रिलीज कर दिया जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, किसी नर्सिंग होम में आपका पेशेंट मर गया, नर्सिंग होम वाले डेड बॉडी नहीं अटका सकते हैं। दूसरा बात है, और भी है, अगर जे आपके पास में पैसा नहीं है और ट्रीटमेंट से मना भी नहीं कर सकता। ये तो हमारे जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये इस कानून को पास किया है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी है, उन्होंने भी ये कानून पास किया है। लेकिन ये कानून का प्राइवेट अस्पतालों में भी, प्राइवेट में भी, प्राइवेट का ही बात कर रहा हूँ मैं।
सरकारी का तो सरकारी है तो तो करते ही है, हाँ। लेकिन प्राइवेट में अगर कोई आदमी मर गया तो आप डेड बॉडी नहीं अटका सकता है वो। अच्छा। अगर जो आपके पास में पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट से मना भी नहीं कर सकता है वो। अगर आपने बिल जमा नहीं दिया और मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, पैसा नहीं आपके पास में, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन वो ऐसी तो एडमिट हो रही है, ऐसी तो काफी घटनाएं तो हो रही वही तो बात मैं बता रहा हूं कि उस पर निगरानी करने की जरूरत है। है। बिल्कुल। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से और सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो कानून बना है, लेकिन उस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ हम आज बातचीत कर रहे हैं रमेश साह जी से। लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे सिलीगुड़ी के जनता के लिए भी और उन प्राइवेट अस्पतालों के लिए कि आप उन्हें क्या कहेंगे कि ये सब चीज जो है वो ना करे, जो जायज है, जिस तरीके से भगवान रूप भगवान तुल्य लोग पूजते हैं डॉक्टरों को, आप वही बनाए रखिए। और इसी के साथ अंतिम मैसेज आपका हम लेंगे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि लोगों का जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करें। अगर सेवा भाव आपके पास में है, नर्सिंग होम खुले हैं, सही बात है, पैसा भी कमाना चाहिए। जब एक इंस्टीट्यूट आपने किया है कि एक नर्सिंग होम बनाया तो पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। आपके जो कितने नर्सिंग होम अभी जो खुले हुए हैं उसमें आईसीयू भी नहीं है, कितने में अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, कितने में एक्सरे का मशीन नहीं है। कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए दूसरे जगह भेजते हैं, वहाँ से कमीशन बनता है, एक्सरे से कमीशन बनता है, टेस्ट से कमीशन बनता है, बहुत सारे चीज़ है पैसा उगाही करने का। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर बंद होता है तो सिलीगुड़ी का नाम जो है, जो बदनाम होने से हम लोग बचा सकते हैं। सिलीगुड़ी बहुत ये नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार है और कलकत्ता के बाद में ये सिलीगुड़ी का नाम आता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सिलीगुड़ी का नाम स्वस्थ जो सेवा है इस विषय पर बदनाम न हो। साउथ में लोग न जाएं, ट्रीटमेंट यहीं पर कराएं, ये विश्वास पैदा करना यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग है और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का प्रशासन है, उनकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। इसी बीच लेकिन हम रमेश साह जी से बातचीत कर रहे हैं और अगर आप सभी को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी अगर आप समझते हो तो आप रमेश साह जी से भी जुड़ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना एक संपर्क नंबर अगर साझा करें तो। मेरा नंबर है 906-4436-228। बिल्कुल। तो अगर कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और अगर सहायता की हाथ आपको चाहिए तो रमेश साह जी बिल्कुल आपको मदद करेंगे। साथ ही साथ इस सभी मुद्दे को लेकर के अगर आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं या फिर आपके आस पड़ोस में भी ऐसी कोई घटना देख रहे हैं जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आपके परिजनों के साथ ऐसी कोई घटना घटी है, तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। एसके लाइव आपके साथ सदैव है और नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप हमसे फोन कर सकते हैं, अपने वीडियो मैसेज को हम तक पहुंचा सकते हैं और आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार रूप से आप तक बने रहेंगे। आपकी समस्याओं को हम उठाएंगे और रमेश साह जी से भी जुड़ेंगे और इनके जैसे जितने भी समाज सेवी है उनके साथ हम लगातार इस तरीके के एपिसोड जो है वो करते रहेंगे। और फिर से आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क अवश्य कीजिए। आगे ऐसे ही ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो।
तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।